चले लौटते हैं। अध्याय तीसरा, ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना, और उसका तीसरा भाग हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। हमारे अतीत का ये तीसरा लेसन है और यहाँ हम पढ़ेंगे भारतीय नील की मांग क्यों थी। 18वीं सदी के आखिर तक यूरोप में औद्योगिकरण और भारतीय नील की परिस्थिति क्या थी। भारत में ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी, नील की खेती कैसे होती थी, नीच खेती की समस्याएं क्या थी, रैयतों की जमीन पर नील की खेती और रैयती व्यवस्था की समस्याएं, इन मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। यहां हम देखते हैं कि भारतीय नील की मांग क्यों बढ़ रही थी, या भारतीय नील यूरोपियन मार्केट में क्यों प्रसिद्ध था, या यूरोपियन व्यापारी भारतीय नील की ही मांग क्यों करते थे। तो पहला कारण है, नील का पौधा जो है मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में ही उगता था। यह पहला कारण है, और भारत उष्णकटिबंधीय इलाके में आता है। 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल कर रहे थे। इटली, फ्रांस, ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादक जो थे लोग, वो इस रंगाई के लिए भारत से गया जो नील था उसका ही इस्तेमाल करते थे, और इसीलिए भारतीय नील का यूरोपियन बाजार में भारी दबदबा था। उस समय भारतीय नील की बहुत थोड़ी मात्रा ही यूरोपीय बाजारों में पहुंचती थी। उसकी कीमत भी बहुत ऊंची रहती थी, और इसीलिए यूरोपीय कपड़ा उत्पादों को बैंगनी और नीले रंग बनाने के लिए वोड नामक एक और पौधे पर निर्भर रहना पड़ता था। वोड पौधा जो था वो शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था, इसलिए यूरोप में आसानी से मिल भी जाता था। उत्तरी इटली, दक्षिण फ्रांस व जर्मनी, ब्रिटेन के कई हिस्सों में यह पौधा उगाया जाता था। नील के साथ प्रतिस्पर्धा से परेशान यूरोप के वोड उत्पादकों ने अपने सरकारों पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि वो नील के आयात पर पाबंदी लगाए। अभी होता क्या था कि जो नील था, नील वर्सेस वोड, नील भारत में उष्णकटिबंधीय प्रदेश में उगता था, वोड शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था। लेकिन अगर इनकी हम तुलना करेंगे, नील का जो रंग था वो बेहद ही आकर्षक लगता था, लेकिन वोड से निकलने वाला जो रंग था वो बेजान नजर आता था, इतना इस प्रभाव नहीं होता था। और इसीलिए भले ही यूरोप के कपड़ा उत्पादक थे, लेकिन वो नील की ही मांग करते थे, लेकिन वोड की मांग कम होती थी। ये कम मात्रा में होने के कारण इसके दाम बढ़ रहे थे। ये भले ही ज़्यादा है, लेकिन इसमें गुणवत्ता नहीं थी, और इसीलिए इसको कम मांगते थे। और इसीलिए वोड उत्पादक जो थे, जो यूरोप के वोड उत्पादक, इन्होंने नील के उत्पादन पर जो आयात आता था उस पर आयात शुल्क लगाने के लिए या उस पर पाबंदी लगाने के लिए अपनी सरकार पर वो दबाव डालने लगे, और उस दबाव के आगे वो देश के सरकार झुक जाते हैं। जैसे कि हमने बात की थी कि नील में चमकदार नीला रंग मिलता था, लेकिन वोड में वो बेजान और फीका नजर आता था, और इसीलिए उसकी मांग कम होती थी, और इसीलिए वोड के उत्पादकों ने सरकार पर दबाव डाला। यूरोप में नील के आयात पर पाबंदी में ढील दी गई, और कैरिबियन द्वीप समूह स्थित जो सेंट डोमिंग्यू में फ्रांसीसी, ब्राजील में पुर्तगाली, जमैका में ब्रिटिश और वेनेजुएला में स्पेनिश लोग नील की खेती करने लगे। और उत्तर अमेरिका में भी ऐसे बहुत सारे भागों में नील के बागान शुरू हो गए, क्योंकि वोड की तुलना में अगर नील अच्छा है तो नील की ही खेती वो करने लगे, और इस तरह से नील का उत्पादन वहां भी बढ़ने लगा। फिर 18वीं शताब्दी के आखिर तक भारतीय नील की मांग और बढ़ गई। उसका कारण देखिए, पहली बात करते हैं हम कि ब्रिटेन में उसी वक्त औद्योगिकरण हो रहा था, और औद्योगिकरण का युग शुरू हो चुका था, और वहां भारी मात्रा में उद्योगों की स्थापना होने के कारण कपास उत्पादन में भी भारी इजाफा हो गया।
और कपास उत्पादन में भारी इजाफा हो गया। इसका मतलब वो कपड़े भी भारी मात्रा में बनने लगे और कपड़ों को रंग लगाने के लिए नील की भी मांग बढ़ी। और उसी दौरान हुआ कि वेस्ट इंडीज और अमेरिका से मिलने वाली जो आपूर्ति थी ब्रिटेन को, वो अनेक कारणों से बंद हो गई। अभी ब्रिटेन को अगर इन देशों से जो आपूर्ति होती थी वो अगर बंद हो गई है तो ब्रिटेन को तो कुछ रास्ता तो ढूंढना पड़ेगा। और उसी दौरान 1783 से लेकर 1789 के बीच में दुनिया का जो इतना नील उत्पादन होता था वो आधा रह गया, क्योंकि कुछ कारणों से वहाँ उसका उत्पादन नहीं हो रहा था। फिर ब्रिटेन का यहाँ औद्योगिकरण हो रहा है, कपास में उत्पादन हुआ है, कपास का उत्पादन ज़्यादा हो गया है, कपड़े भी ज़्यादा प्रमाण में बनते जा रहे हैं। फिर ब्रिटेन को किसी रंग का इस्तेमाल करने के लिए किसी अन्य स्रोत की तलाश करना जरूरी था। और वैसे भी अंग्रेज यहाँ राज कर रहे थे तो उनको आसानी से ये रास्ता मिल गया, उनको बहुत बड़ा नील का संसाधन मिल गया। यहाँ आप देख रहे हैं ये सेंट डोमिंगो में गुलामों की बगावत का एक चित्र बताया गया है। जिस इलाके में ये बगावत हो गई है ये वो लोग हैं। और ये सेंट डोमिंगो जो कि हम कैरेबियन आइलैंड्स बोलते हैं, तो ये वो इलाका है जो अटलांटिक ओशन और कैरेबियन सी के बीच का जो इलाका दिख रहा है। यहाँ इतना ही नहीं, यहाँ आपको बर्म्यूडा भी दिख रहा है जो बहुत ही प्रसिद्ध है, बर्म्यूडा ट्रायंगल। ठीक है, ओके। तो 1791 में जो ये चित्र बनाया गया स्कूह दोहल्स की यह चित्र है। और यहाँ 18वीं सदी के फ्रांसीसी बागान मालिकों ने कैरिबियाई द्वीप समूह में स्थित फ्रांसीसी उपनिवेश सेंट डोमिंगो में नील और चीनी का उत्पादन शुरू किया। इन बागानों में जो काम करने वाले थे वो अफ्रीकी गुलाम थे। 1791 में बगावत की उन्होंने। और इन्होंने इस बगावत के कारण वहाँ के बागान जला दिए, धनी मालिकों को मार डाला। और 1792 में फ्रांस ने अपने उपनिवेशों में दास प्रथा समाप्त कर दी। और इन घटनाओं की वजह से कैरिबियाई द्वीप समूह में नील की खेती ठप्प हो गई। तो यही का ये कारण है कि यहाँ नील की खेती ठप्प क्यों हो गई। जैसे हमने बताए थे कि ब्रिटेन रास्ता ढूंढ रहा है क्या करने के लिए, नील का उत्पादन कहाँ उनको मिलता है। और इसके पहले हमने देखे थे कि 1783 से लेकर 1789 के बीच में दुनिया का नील का उत्पादन आधा हो गया। तो ये इन्हीं ऐसे ही कारण जो हुए थे कि जिनकी वजह से बगावत हो गई और वहाँ के नील का उत्पादन करना ही उन लोगों ने बंद कर दिया था। तो यूरोप में नील की बढ़ती मांग को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में नील की खेती बढ़ाने के रास्ते अभी ढूंढ रही है। और इसीलिए भारत में ब्रिटेन की दिलचस्पी बढ़ रही है नील की खेती करने के लिए। तो बंगाल में नील की खेती तेजी से फैलने लगी, क्योंकि वहाँ ऐसा एक मौसम था, जलवायु था जिस नील खेती के लिए उपयुक्त होता था। और बंगाल का जो नील उत्पादन है दुनिया के बाजारों में बाद में छा गया, क्योंकि यहाँ से जो नील उत्पादन होता था वो भारी मात्रा में होता था, उसमें अच्छी गुणवत्ता भी होती थी। और 1788 में अगर देखेंगे तो ब्रिटेन द्वारा जो आयात किए गए जो नील में भारतीय नील का हिस्सा 30% था। देखिए पहली बात 1788 में। लेकिन बाद में उन्होंने 1810 में यही उनका जो हिस्सा था भारत से आयात किया गया जो नील था वो 95% हो चुका था। मतलब कितना इजाफा हो गया आप देख सकते हैं। और नील का व्यापार फैलने पर कंपनी के अफसर और व्यावसायिक एजेंट नील के उत्पादन में पैसा लगाने लगे, वो इन्वेस्ट करने लगे नील का व्यापार करने के लिए। और नील के व्यापार में लोगों को या व्यापारियों को बहुत बड़ा फायदा होता था। और इसीलिए समय बीतने के साथ कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने नील के अपने कारोबार पर ध्यान देने के लिए उन्होंने नौकरियां भी छोड़ दी। कुछ अधिकारियों ने नौकरियां भी छोड़ दी और भारी मुनाफे की आशा रखते हुए स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे व्यापारी लोग भारत आकर नील के बागान यहाँ लगाने लगे, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ करने लगे। और बागान लगाने के लिए वो कंपनी को बहुत सारे जो बैंक थे वो कर्जा देने के लिए भी तैयार थे। तो इस तरह से नील की खेती करने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए, उनका उत्साह बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन होना चाहिए। और इसीलिए व्यापारी लोग और व्यापारियों को बैंक कर्जा देने के लिए तैयार थी। अभी ये नील की जो खेती थी, इस नील की खेती में बहुत सारे व्यापारी
और अमीर लोग बहुत बड़ी दिलचस्पी रखते थे। तो ये नील की खेती किस प्रकार होती थी? तो ये मुख्य दो तरीके से होती थी। एक थी नीच खेती और दूसरी थी रैयती खेती। तो दोनों शब्दों को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो नीच खेती का मतलब होता है बागान मालिक खुद अपनी जमीन में नील का उत्पादन करते थे, उसको हम बोलेंगे नीच खेती। नीच मतलब जो प्राइवेट, जिसको बोलेंगे नीच प्राइवेट। या तो वह जमीन खरीदी कर लेते थे या दूसरों से, जमींदारों से जमीन भाड़े पर ले लेते थे और मजदूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे। तो ये हो गई नीच खेती। तो नीच खेती का मतलब समझ में आ गई अभी? तो नीच खेती का अर्थ हम समझ चुके हैं। अभी हम देखते हैं कि नीच खेती की कुछ समस्या भी थी। तो यह समस्या क्या थी? पहली बात करते हैं, बागान मालिकों को नीच खेती का क्षेत्र पर फैलाने में मुश्किलें आ रही थी। ये हो गया नील की खेती। अभी उसके कारण भी देखिए क्यों मुश्किलें आ रही थी। नील की खेती केवल उपजाऊ जमीन पर ही की जा सकती थी। ऐसी जमीनों पर आबादी पहले से बहुत ज़्यादा थी। यहाँ वहाँ छोटे मोटे खेत ही उनके हाथ लग पाते थे। नील की खेती करने के लिए उन्हें बड़े बड़े भूखंडों की जरूरत होती थी और इसीलिए क्षेत्र फैलाना बड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उनको बड़े भूखंड अगर चाहिए तो उनको छोटे छोटे भूखंड मिलते थे, लेकिन उनको चाहिए थे बड़े बड़े भूखंड जो नहीं मिलते थे और इसीलिए उनको ये मुश्किलें आ रही थी। और वो ये भी चाहते थे कि जहाँ नील की फैक्ट्री होगी वही उसी के पास उनकी ज़मीन होनी चाहिए। ये उनका कयास होता था, ये उनका इरादा होता था और इसीलिए जहाँ नील की फैक्ट्री होती थी उसी के आसपास की ज़मीन वो खरीदने की कोशिश करते थे। लेकिन जब वो ज़बरदस्ती करते थे तो किसान और नील फैक्ट्री के मालिक के बीच में टकराव होता था। उन्होंने नील की फैक्ट्री के इर्द गिर्द पट्टे पर जमीन लेने के प्रयास किए और वहां के किसानों को हटवा दिया, जिससे और भी परिस्थिति गंभीर बन गई। दूसरा कारण हम देखते हैं कि समस्या क्या थी कि बड़े पैमाने पर नीच खेती के लिए बहुत सारे हल और बैलों की जरूरत होती थी। अगर मान लीजिए 1 बीघा जमीन है, वहां पर अगर नील खेती करना है तो उस नील की खेती के लिए 2 हल चाहिए होते थे। इसका मतलब यह था कि अगर किसी बागान मालिक के पास 1000 बीघा जमीन है तो उसे 2000 हलों की जरूरत पड़ेगी। और हलों को खरीदना और उनका रखरखाव एक बहुत बड़ी समस्या थी। किसानों से भी हल नहीं मिल सकते थे, उन्हें अपने लिए ही इन चीज़ों की जरूरत होती थी। और तीसरा कारण यह है कि जिस समय नीज की खेती की जाती थी उसी समय किसान चावल की खेती में व्यस्त होते थे और इसीलिए नील की खेती करने के लिए उनको ना मजदूर मिलते थे, ना हल मिलते थे, ना हल चलाने के लिए बैल मिलते थे। इस तरह की वो समस्या थी। 19वीं सदी के आखिर तक बागान मालिक नीज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में हिचकिचाते थे। इस व्यवस्था के तहत नील की पैदावार वाली 25% से भी कम जमीन आती थी, बाकी जमीन रैयती व्यवस्था के अंतर्गत आती थी। फिर ये रैयती व्यवस्था क्या होती है इसका भी हम अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं कि नीच खेती की समस्या हम देख चुके हैं। अभी अगला मुद्दा देखते हैं, रैयतों की जमीन पर नील की खेती। रैयती व्यवस्था देखिए क्या होता है कि रैयती व्यवस्था के तहत बागान मालिक रैयतों के साथ एक अनुबंध करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट, जिसको हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट करते थे। और इस कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत करते थे और उन्हें नील उगाने के लिए कम ब्याज दर पर बागान मालिक से नकद कर्जा मिलता था। तो जमीन किसकी होगी? किसान की, लेकिन ये उनको पैसा देते थे कर्जा के रूप में। और कर्जा लेने वाले जो रैयत होते थे उनको अपनी जमीन का कम से कम 50% जमीन पर नील की खेती करनी होती थी। ये उनकी शर्त होती थी।
फिर बागान मालिक उनको बीज और उपकरण मुहैया कराते थे, जबकि मिट्टी को तैयार करने का जिम्मा बीज बोने और फसल की देखभाल करने की जो जिम्मेदारी होती थी वो काश्तकार के ऊपर होती थी। तो ये थी रैयतों की रैयत व्यवस्था जो नील खेती करने के लिए इस्तेमाल करते थे, जो कॉन्ट्रैक्ट पर आधारित थी। तो रैयत व्यवस्था भी किसी समस्या से मुक्त नहीं थी, यहां भी कुछ ना कुछ समस्या थी। तो ये समस्या क्या है, देखिए। पहली समस्या यह है कि फसल बागान मालिकों को सौंपने के बाद किसानों को नया कर्जा मिलता था। पहली फसल अगर सौंप देंगे बागान मालिकों को तो उनको दूसरा कर्जा मिलता था, लेकिन किसानों को जो नील की कीमत मिलती थी वो बहुत ही कम मिलती थी। इस फसल की, पहली फसल की जो कीमत थी वो बहुत ही कम मिलती थी, और उन्होंने जितना कर्जा लिया था उसका वो कर्जा भी वो चुका नहीं सकते थे। किसानों का कर्जा इससे क्या होता था, कभी खत्म नहीं होता था, उनके पास कुछ ना कुछ कर्जा रहता ही था। और जमीन की अगर बात करेंगे, ये हो गया उनका पर्सनल मामला। जमीन की अगर बात करेंगे तो नील के जो पौधे थे उनकी जड़ें बहुत ही गहरी होती थी और मिट्टी की सारी उपजाऊ ताकत वो खींच लेती थी, जिससे अगर नील की कटाई भी कर डाले और वहाँ की अगर धान की खेती अगर करना चाहे तो भी नहीं हो सकती थी, क्योंकि ये नील के पौधे, उनकी जड़ें गहरी होने के कारण वहाँ की उपजाऊ क्षमता पूरी की पूरी खींच लेती थी, पूरी की पूरी नष्ट कर देती थी, जिस पर वह 3-4 साल तक कोई भी खेती नहीं हो सकती थी। इस प्रकार का नुकसान किसानों को होता था, जिससे किसान लोग ऐसी खेती करने से हिचकिचाते थे, वो अनविलिंग रहते थे, उनको ये इस प्रकार की खेती बिल्कुल पसंद नहीं होती थी। तो दोस्तों, ये अध्याय हम यही रुकते हैं, और इसी अध्याय का अगला हिस्सा या अंतिम हिस्सा हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।